It's Mike, News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की अपडेट। तो सबसे बड़ी खबर, ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सफलतापूर्वक हवाई हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने फोर्डो को प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए बमबारी की और अब सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य ताकत की मिसाल बताया और कहा कि अब शांति का समय है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए अमेरिका को बधाई दी है। अमेरिका ने जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है। इसके तहत इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल में अब तक 16 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर UN चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और NPT का गंभीर उल्लंघन किया है। आज सुबह की घटनाएं क्रूर हैं और इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य को इस बेहद खतरनाक, अराजक और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अमेरिका की ओर से आज ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के बारे में सुनकर मैं गहरी चिंता में हूं। ये उस क्षेत्र में एक खतरनाक उकसावे वाली कार्रवाई है जो पहले से ही तनाव के कगार पर है और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के नियंत्रण से बाहर होने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका न सिर्फ आम नागरिकों बल्कि पूरे क्षेत्र और पूरी दुनिया पर विनाशकारी असर पड़ सकता है। मैं सभी सदस्य देशों से अपील करता हूं कि वे तनाव कम करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 10वां दिन है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान में 13 जून से अब तक 657 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज्यादा घायल हैं। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 430 नागरिक के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं इजराइल में 21 जून तक 24 लोग मारे गए हैं जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। भारत सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इसके तहत अब वैज्ञानिक सप्ताह में 3 दिन खेतों में जाकर किसानों से सीधी बातचीत करेंगे और उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकों, बीजों की गुणवत्ता, मृदा परीक्षण, जल प्रबंधन, फसल रोग नियंत्रण और उन्नत खेती विधियों की जानकारी देंगे। इस निर्णय का मकसद पारंपरिक खेती को वैज्ञानिक आधार पर सुदृढ़ करना और किसानों की आमदनी
बढ़ाना है। IARI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना के अनुसार जब वैज्ञानिक खेतों में जाकर किसानों से सीधा संवाद करते हैं तो न केवल वैज्ञानिक शोध का सही उपयोग होता है बल्कि किसानों की जमीनी समस्याओं को भी वास्तविक समय में समझा जा सकता है। सरकार ने यह भी तय किया कि कृषि विज्ञान केंद्रों को इस पहल का मुख्य केंद्र बनाया जाएगा। हर जिले में KVK एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। एजेंसी ने इस हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देने और रसद सहायता पहुंचाने के आरोप में 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परवेज अहमद जोथर निवासी बटकोट पहलगाम और बशीर अहमद जोथर निवासी हिल पार्क पहलगाम के रूप में की गई है। NIA के अनुसार इन दोनों ने उन 3 सशस्त्र आतंकवादियों को जानबूझकर एक मौसमी झोपड़ी ढोक में शरण दी थी, जिन्होंने बाद में धार्मिक पहचान के आधार पर पर्यटकों को चुन चुनकर निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। जांच में सामने आया है कि हमलावर आतंकवादी पाकिस्तान से संचालित प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। परवेज और बशीर की गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पूछताछ में इस बात की पुष्टि की कि वे आतंकियों की राष्ट्रीयता और संगठन के बारे में जानते थे। इसके बावजूद इन्होंने उन्हें रहने, खाने और हमले की तैयारी में मदद की। इस हमले में 2 विदेशी पर्यटकों समेत 27 की मौत हो गई थी और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर बेसारन घाटी में हुई थी। NIA का कहना है कि वह अब इस नेटवर्क के पीछे छिपे मुख्य साजिशकर्ताओं, संभावित आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी हैंडलर्स का पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ा रही है। ये गिरफ्तारी आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मिलने वाले समर्थन की एक बड़ी परत को उजागर करती है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुनबे का क्रिप्टो कारोबार अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संभालेंगे। व्हाइट हाउस में हाल में ट्रंप की मुनीर को डिनर डिप्लोमेसी के तहत न्योते में क्रिप्टो डील को फाइनल करना था। पाक क्रिप्टो काउंसिल ने पाकिस्तान के 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो बिजनेस का ट्रंप परिवार के दबदबे वाली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से करार किया है। पाकिस्तान सरकार ने क्रिप्टो बिजनेस के अनुकूल नीतियों में बदलाव भी शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रंप परिवार अगले 2 साल में पाक में क्रिप्टो बिजनेस को 2 गुना कर 34,000 करोड़ रुपए करने की तैयारी में है। मुनीर पाक में क्रिप्टो बिजनेस को अपने हाथ में लेंगे। इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर द्वारा सीज़फायर करने का ट्रंप की ओर से इनाम समझा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप मुनीर में डील कराने में पाक मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार अहमद किरदार हैं। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े तरार फाइनेंस व रियल एस्टेट फर्म मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ग्रुप चलाते हैं। मुनीर को डिनर का न्योता दिलाने में भी तरार का मुख्य रोल रहा। दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियों में से एक फेडेक्स के संस्थापक और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फ्रेडरिक वॉलेस स्मिथ का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फेडेक्स के CEO राज सुब्रमण्यम ने कंपनी के स्टाफ को ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी है। फ्रेडरिक ने 1973 में 389 लोगों और 14 छोटे प्लेन्स के साथ फेडएक्स की शुरुआत की थी। कंपनी आज 705 एयरक्राफ्ट, 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों और 5,000 ऑपरेटिंग फैसिलिटीज तक पहुंच गई है। 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी रोज करीब 1 करोड़ 70 लाख शिपमेंट संभालते हैं। 1944 में जन्मे फ्रेडरिक स्मिथ ने वियतनाम युद्ध में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ऑफिसर के तौर पर काम किया था। इसके बाद उन्होंने 1973 में फेडरल एक्सप्रेस की नींव रखी। उस वक्त फेडएक्स ने 25 अमेरिकी शहरों में 186 पैकेज डिलीवर किए थे। आज कंपनी का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। ब्राजील के सांता कैटरीना में एक हॉट एयर बैलून में आग लग गई और वो आसमान से नीचे गिर गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 13 घायल हैं। स्थानीय समाचार आउटलेट G1 ने हादसे का वीडियो शेयर किया है, जिसमें आग की लपटों में घिरे गुब्बारे से धुआं निकलता दिख रहा है। आग लगने के बाद गुब्बारा जल गया और उस पर सवार लोग नीचे गिर गए। हॉट एयर बैलून पर पायलट सहित 21 लोग सवार थे। G1 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले रविवार को साओ पाउलो राज्य में एक गुब्बारा गिर गया था, जिसमें 27 साल की महिला की मौत हो गई थी और 11 घायल हुए थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों से हमेशा अच्छे और आसान रिश्तों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारत ने ऐसी समझदारी वाली नीति बनाई है जिससे
चाहे किसी भी देश में सरकार बदले, रिश्ते फिर भी ठीक बने रहें। जयशंकर ने कहा कि आखिरकार हमारे हर पड़ोसी को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ मिलकर काम करने से उनका फायदा होता है और न करने से नुकसान। कुछ देशों को इसे समझने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपवाद है क्योंकि वहां की पहचान सेना के इर्द गिर्द बनी है, उसमें शुरू से ही भारत के प्रति दुश्मनी भरी रहती है। विदेश मंत्री ने डीडी इंडिया पर हुए एक संवाद सत्र के दौरान कहा कि पहले की सरकारों की नीति में पाकिस्तान को लेकर नरमी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदल दिया। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ रिश्तों में कभी कभी अनिश्चितता होती है, इसलिए भारत ने उसके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव बनाए ताकि रिश्ते संतुलित रहें। चीन के बारे में उन्होंने कहा कि सीमा पर हालात कई बार बहुत मुश्किल हो गए, खासकर गलवान की झड़प के बाद। इसलिए हमें सीमा पर सड़कें और जरूरी सुविधाएं बनानी पड़ी जो पहले की सरकारों ने नजरअंदाज कर दी थी। His working style in a way would be set the goal, give the resources, monitor the progress, but wherever you are required to step back, but give the person who's tasked with it a lot of operational freedom. केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकारों को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। नए मॉडल के तहत अपग्रेड के बाद इन सड़कों की देखरेख राज्य सरकारें करेंगी। केंद्र सरकार अब ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाने पर फोकस करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने हाल ही ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को जुलाई के अंत तक ऐसा मॉडल बनाने को कहा है जिससे स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने की जरूरत ही कम हो। मंत्रालय को स्टेट हाईवे और छोटे पोर्ट्स को जोड़ने के लिए कहा गया है। पिछले 11 साल में सरकार ने 55,000 किलोमीटर राज्य हाईवे को एनएच में बदला, जिससे अब नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1,46,000 किलोमीटर हो गई है। सरकार का मानना है कि नेटवर्क फैलाने के बजाय मौजूदा हाईवे को चौड़ा और बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है। मार्च 2025 तक भारत में कुल सड़क नेटवर्क की लंबाई 63 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1,117 भारतीयों को निकाला गया है। मशहद से एक और प्लेन शनिवार की रात 11:30 बजे 290 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले शाम 4:30 बजे 310 नागरिकों का जत्था राजधानी पहुंचा। वहीं 20 जून को रात 2 बैच में 407 भारतीय लौटे थे। रात 10:30 बजे की फ्लाइट में 190 कश्मीरी छात्रों समेत 290 लोगों की वापसी हुई थी। इनमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी लोग थे। देर रात 3 बजे की फ्लाइट में 117 लोग थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बढ़ोतरी की घोषणा के एक दिन बाद सरकार ने बिहार के सीतामढ़ी में बनने वाले माता सीता मंदिर का भव्य डिजाइन शेयर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में सीता माता मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में बनने वाले माता सीता के मंदिर के डिजाइन की तस्वीरों को शेयर कर ताप कर दिया है कि चुनाव में एनडीए का ये भी एक मुद्दा रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर सीता माता मंदिर के डिजाइन की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने के लिए भव्य मंदिर और अन्य संरचनाओं का डिजाइन अब तैयार हो गया है, जिसे आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है ताकि निर्माण कार्य में तेजी आ सके। हम लोग पुनौरा धाम सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण शीघ्र पूरा कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। देश में करप्शन के नए नए तरीके रोजाना सामने आ रहे हैं। इनमें जीएसटी के फर्जी बिलों का पेमेंट हासिल करने का रैकेट भी एक है। बिहार में 100 करोड़ रुपए के बड़े जीएसटी घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पटना, पूर्णिया, नालंदा और मुंगेर में एक साथ छापेमारी की। ये घोटाला फर्जी निर्यात बिलों के जरिए टैक्स रिफंड लेने से जुड़ा है। सीबीआई ने करीब 100 करोड़ रुपए के फर्जी एक्सपोर्ट बिलों के मामले में पटना के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर कस्टम्स सहित 29 के खिलाफ छापेमारी की है। सीबीआई ने पटना के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क सहित 29 के खिलाफ फर्जी जीएसटी रिफंड
क्लेम से जुड़े एक मामले में छापेमारी की है। ये छापेमारी बिहार और झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर की गई, जिनमें पटना 2 जगह, पूर्णिया 2 जगह, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर शामिल हैं। सीबीआई की इस कार्रवाई में 100 ग्राम की 7 सोने की ईंटें, आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।